नमस्कार। आगम आयुर्वेद व्याख्यानमाला इस कड़ी में 7वां व्याख्यान आज हम टेप करने जा रहे हैं। पंचकर्म से हमने शुरुआत किया है। बस्ती के अलग अलग प्रकार, तिक्तक्षीर बस्ती, मात्रा बस्ती, यापन बस्ती, निर्वाह बस्ती, ऐसे अलग अलग बस्ती की जानकारी लेने के बाद आज हम शोधन चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण जो विषय है रक्त मोक्षण, उसके बारे में कुछ जानकारी लेने का हम प्रयास करने वाले हैं। रक्त मोक्षण ऐसी एक चिकित्सा पद्धति है कि जिसे सद्य फलदायी ऐसे कहा जाता है, और सावधानी हम नहीं रखेंगे तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है या इमरजेंसी उपलब्ध हो सकती है। तो रक्त मोक्षण जैसे जैसे सद्य फलदायी है वैसे थोड़ी रिस्क लेने वाली भी है, लेकिन मेरा कहना रहता है कि प्रैक्टिस करना है तो डेयर एंड एक्ट का सिद्धांत, क्योंकि डेयरिंग करेंगे तभी आप सफल चिकित्सक बनते हैं। इसलिए रक्त मोक्षण से आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत और ऐसे काफ़ी वैद्यों का अनुभव है। रक्त मोक्षण ये जो शब्द है, रक्त और मोक्षण मीन्स शरीर में से रक्त बाहर निकलना, दूषित रक्त, इसे रक्त मोक्षण कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी इसका उपयोग होता है और अन्य व्याधियों की अनुपत्ति के लिए भी इसका उपयोग होता है, यानी व्याधि पुनर्निर्माण न हो इसके लिए रक्त मोक्षण का उपयोग होता है। प्रायः पित्त और रक्त उसका आश्रय भाव बताया है, इसलिए पित्त दुष्टि के वजह से भी रक्त दुष्टि होती है और रक्त की वजह से पित्त दुष्टि होती है। तो पित्त प्रधान व्याधि में भी रक्त मोक्षण करने के लिए अपने ओरिजिनल ग्रंथों में बताया है। रक्त प्रदोषज आहार विहार, इन हेतु से रक्त और पित्त की दुष्टि होती है और उसके वजह से ये अलग अलग प्रकार के व्याधियों की निर्मित होती है। निसर्गतः शरद ऋतु में पित्त प्रकोप काल बताया है, तो रक्त दुष्टि उस समय होती है। लेकिन अति उष्ण, तीक्ष्ण, लवण रसयुक्त आहार, अति मद्यपान, कुलत्थ, शाक वर्ग, शिंबी धान्य, अति तिल मात्रा का सेवन, अति मांसाहार, दधी, अम्ल, कांजी, ऐसे पदार्थ खाने से रक्त दुष्टि होती है, ऐसे अपने यहाँ रेफरेंस मिलता है। कुछ मानसिक हेतु भी है, जैसे भोजनोत्तर निद्रा है, आतप सेवन है, छर्दी निग्रहण है, अति शोक है, अति चिंता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की हेतुओं से भी रक्त दुष्टि उत्पन्न होती है। ऐसे रक्त प्रदोषज व्याधियों की जो लिस्ट अपने यहाँ उपलब्ध है वो 63 प्रकार के व्याधि रक्त दुष्टिजन्य होते हैं, ऐसे अपने यहाँ वर्णन आया है। उसमें कुष्ठ है, विसर्प है, पीड़का, रक्तपित्त, गुदपाक, मुखपाक, विद्रधि, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधि निष्पन्न होते हैं। इस सभी प्रकार के व्याधियों में रक्त मोक्षण ये चिकित्सा का हम करते हैं। चरक सूत्र स्थान में ऐसा एक रेफरेंस आया है, शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षाद्यै उपक्रांत से ये गदाः सम्यक साध्यान सिद्ध्यन्ति रक्तजाम स्थान विभाये। शीत, उष्ण, स्निग्ध, वृक्ष, ऐसे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करने के बाद जिस व्याधि में उपशय नहीं होता है उसे रक्तज विकार समझकर चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 में एक रेफरेंस अपने को मिलता है। रक्त मोक्षण के अलग अलग प्रकार अपने यहाँ बताए हैं। एक है कि शस्त्र से और एक अनुशस्त्र, दोनों से रक्त विस्त्रावण होता है। शस्त्र से प्रच्छान और शिराव्यध, ऐसे 2 प्रकार बताए हैं, और अनुशस्त्र से श्रृंग, जलौका, आलाबू और घटी यंत्र है। प्रच्छान तो आजकल स्काल्प के ब्लेड मिलते हैं, उससे हम प्रच्छान कर सकते हैं। पहले जमाने में भी ऐसे ही अलग अलग शस्त्रों का उपयोग उस समय करते थे। शिरावेधक पहले कुठारिका जैसे शस्त्रों से आघात करके शिरावेद करके रक्त मोक्षण करते थे। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो अलग अलग प्रकार के सिरिंज और नीडल्स उपलब्ध है, तो 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, ऐसे नंबर से नीडल से हम रक्त मोक्षण शिरावेदन कर सकते हैं। श्रृंग, जलौका, आलाबू और घटी यंत्र, ऐसे अलग 4 प्रकार के रक्त मोक्षण के प्रकार जो बताए हैं।
श्रृंग जो पहले जमाने में गाय या बैल का श्रृंग उसे अंदर से खाली करके आशुषण पद्धति से श्रृंग का उपयोग करते थे। आजकल सिरिंजिंग मेथड उपलब्ध है। सिरिंज का अगला जो नॉब है वो कट करते हैं और सिरिंज से जहाँ रक्तमोक्षण करना है वहाँ वैक्यूम क्रिएट करके रक्तमोक्षण जैसे पार्सनी शूल हो, कटी शूल है, उसमें करते हैं। तो ये सिरिंजिंग मेथड जो है वो श्रृंग को पर्याय हम कह सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से ये हम कर सकते हैं। जलौका तो सभी लोगों को मालूम है, अलग अलग प्रकार के जलौका मिलते हैं और जलौका से काफ़ी रक्तमोक्षण करने वाले लोग महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। अभी ये लीच थेरेपी प्रदेश यानी हिंदुस्तान से बाहर के देशों में भी उपलब्ध है। अलाबू एक अपने यहाँ रक्तमोक्षण का प्रकार बताया है। आजकल कपिंग मेथड ऐसी एक मार्केट में उपलब्ध है। ये कपिंग आलाबू से मिलता जुलता है क्योंकि उसमें भी वैक्यूम क्रिएट होता है और कप जो है वो आलाबू जैसा ही रहता है और उसके माध्यम से रक्तमोक्षण हम कर सकते हैं। घटी यंत्र और आलाबू एक सर का ही प्रयोग होता है। तो ये आजकल की जो प्रगति हुई है उसके माध्यम से हम पहले ज़माने में जो रक्तमोक्षण करते हैं उससे थोड़ा और अच्छी तरह से रक्तमोक्षण कर सकते हैं। रक्त दुष्टि के समय रक्त मोक्षण हम जब करते हैं तो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसे बताया है कि रक्त दूषित जो है पूर्णतः निर्हरण हो उतना रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। कुछ शेष दोष और रक्त शरीर में रहे ऐसे ही रक्तमोक्षण करना है। रक्तमोक्षण की जो मात्रा बताई है वो एक प्रस्थ 13.5 तोला यानी 13.5 पल यानी 54 तोड़े 540 सीसी अप्रॉक्सीमेटली ऐसी बताया है। इतने रक्तमोक्षण करने वाले वैद्यों की संख्या कम है, लेकिन 200-300 तक करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे प्रैक्टिस में और मेरे जैसे कुछ और वैद्य हैं कि उत्तम मात्रा में रक्तमोक्षण करते हैं और उसका अपने दिन प्रतिदिन चिकित्सा में अच्छी तरह लाभ हम देखते हैं। रक्तमोक्षण का विसर्प चिकित्सा में एक रेफरेंस आया है। उन्होंने ऐसे बताया है अष्टांग हृदय में, एकतः सर्व कर्माणि रक्तमोक्षणम एकतः, बाकी सब कर्म एक जगह और रक्तमोक्षण एक जगह, ऐसे रक्तमोक्षण का वर्णन आया है। और इतनी प्रभावी, सद्य फलदायी और अच्छी चिकित्सा पद्धति अपने यहाँ उपलब्ध है, लेकिन काफ़ी वैद्य शोधन चिकित्सा करते नहीं हैं। मेरे प्रैक्टिस में और मेरे जैसे काफ़ी महाराष्ट्र में पंचकर्म करने वाले वैद्य हैं, तो रक्तमोक्षण का उनके चिकित्सा में अंतर्भाव रहता है। आज हम जलौका के बारे में कुछ अनुभव देखने वाले हैं कि जलौका जैसी एक प्रभावी रक्तमोक्षण की चिकित्सा पद्धति, उसमें काफ़ी परिणाम और अच्छा प्रकार की चिकित्सा हम कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के व्याधि हम देखते हैं। मैंने बताया वैसा 63 व्याधि ये रक्त प्रदोष जो बताए हैं। वात रक्त की केसेस हम देखते हैं प्रायः, जिसे गाउट कहा जाता है मॉडर्न में। वात रक्त ही थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अभी हम तुलना करने के लिए तो ऐसे गाउट के पेशेंट में भी जहाँ अंगुष्ठ मूल हो या जानु प्रदेशी शोथ और जैसे पित्त प्रधान अवस्था है तो उस समय जलौकावचरण करते हैं तो सद्य फलदायी एनी पेन किलर न देते हुए हम सद्य शूलहरण कर सकते हैं और रुग्णों की मोबिलिटी यानी संधि की हलचल और सूजन और दर्द, ये तीनों लक्षण जो है हम कर सकते हैं। तो वात रक्त में जलौकावचरण का काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। विसर्प एक ऐसा व्याधि है कि जो शूल में अत्यंत तीव्रतम रुझा रहती है और पेशेंट कभी कभी पेन किलर और नींद आने के लिए, जैसे ट्रैंकुलाइजर कहते हैं, ऐसे ड्रग्स लेने के बावजूद भी सो नहीं सकता। ऐसी तीव्रतम रुझा रहने वाला जो व्याधि है उसे विसर्प कहा जाता है। उसमें जलौकावचरण ये एक अत्यंत प्रभावी चिकित्सा है। काफ़ी अलग अलग प्रकार के विसर्प के रुग्णों में मैंने ऐसे जलौकावचरण का प्रभावी उपयोग देखा है। उसमें अलग अलग स्थानों पर
नेत्र के ऊपर है, शरीर में कभी उरस स्थान में है, कभी कक्षा में है, अलग अलग स्थानों पे विसर्प उत्पन्न होता है। तो वहाँ स्थानिक जलों का अवचरण करने से तुरंत रक्त श्रुति होने के बाद पेन कम होता है और रुग्णों को राहत मिलती है। अदरवाइज उनको पेन किलर या बाकी लेने के बावजूद भी उतना उपशय नहीं मिलता है, वो अपने यहाँ जलौका से देखने के लिए मिलता है। विचर्चिका एक व्याधि है जिसका वर्णन आप एक्जिमा कर सकते हैं या एक कुष्ठ कह सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के, या किसी का वर्णन सोरियासिस से भी मिलता जुलता है। उसके नामकरण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन विचर्चिका कहने के बाद आपके सामने पेशेंट आता है तो ऐसे काफ़ी गंभीर अवस्था में जलौकावचरण करने से रक्तमोक्षण होता है और रुग्णों को काफ़ी राहत मिलती है। कंडू है, दाह है और ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लक्षण है वो तुरंत कम होते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। गलगंड जैसे व्याधि है कि वैसे गंभीर कभी कभी और क्रॉनिक यानी जीर्ण है, तो ऐसी अवस्था में गल स्थानीय जो शोथ है वो कम करने के लिए जलों का अवचरण करने से काफ़ी राहत मिलती है। आभ्यंतर चिकित्सा में जैसे अलग अलग प्रकार के अपतर्पण करने वाले कल्प है, जैसे आरोग्यवर्धिनी है, गोमूत्र हरितकीय है, कैसे ये अपना कांचनार गुग्गुड़ है, ऐसे अलग प्रकार के कल्प हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ जलों का उच्चारण करेंगे तो गलगंड के पेशेंट्स में काफ़ी राहत, सूजन कम होती है और बाकी के भी जो लक्षण है वो कम होते हैं, ऐसा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करते समय जलौका का उपयोग अपने नित्य व्यवसाय में अच्छी मात्रा में होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नेत्र रोग में अलग अलग प्रकार के पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मॉडर्न में जिसे ट्रीटमेंट उपलब्ध कंफर्म नहीं है, ऐसा एक डिसीज है ग्लॉकोमा, जिसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। तो डायमॉक्स जैसे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करते हैं, डायूरेटिक देते हैं और ये प्रेशर कम रखने का प्रयास करते हैं, फिर भी सरदर्द, शंख प्रदेशी, शूल, भ्रम ये लक्षण उत्पन्न रहते हैं। तो ये ग्लॉकोमा के काफ़ी पेशेंट शंख प्रदेशी जलौका लगाने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं। ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है और उनको काफ़ी राहत मिलती है। आपने यहाँ शरीर में जो बताया है, तो रक्त धातु का अत्यधिक प्रमाण नेत्र इस अवयव में है। यानी हमारे यहाँ जो शरीर का वर्णन आया है, अलग अलग अवयव किस धातु से बनते हैं, उसमें नेत्र में रक्त धातु का वर्णन है। तो ये रक्त मोक्षण करने से नेत्रगत अनेक व्याधियों में अच्छी चिकित्सा हम और अच्छा उपशय देखने के लिए मिलता है। उसमें एक जो ग्लाकोमा, जिसे मॉडर्न में कहीं कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे रुग्णों में हम अच्छे नतीजे देख सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे व्याधि भी गंभीर स्वरूप में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अंजन नामिका है कि नेत्र वर्त्म के स्थान में कभी कभी अलग अलग पीड़ा आती रहती है और वो काफ़ी साल तक या काफ़ी दिन तक पीड़ा करती रहती है। तो इसमें आभ्यंतर चिकित्सा करने के साथ जलों का अवचरण हम करते हैं, तो ये वारंवार उत्पन्न होने वाली जो अंजन नामिका है वो समूल यानी मूलतः नष्ट होती है और काफ़ी अच्छा परिणाम मैंने अनेक रुग्णों में देखा है। एक बार मेरा एक दोस्त प्रवास हिस्ट्री से कर रहा था और एकाएक उसके आंखों के सामने धुंधलापन आ गया और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आ गए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे को आँख में से नहीं दिख रहा है और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स लाल लाल कलर के दिख रहे हैं, तो क्या करना है। मुझे ध्यान में आया कि इसे रेटाइनल हेमरेज कहते हैं कि रेटाइना के पीछे ब्लीडिंग होने के वजह से ये तकलीफ़ है, तो क्या करना। तो मैंने बताया कि आप तुरंत डोंबिवली आ जाइए, नहीं तो मैं उसका एक भाई पूना में प्रैक्टिस करता है, मैंने उसे बताया कि आप वहाँ भी कर सकते हैं। तुरंत जलाव का अवचरण यानी रक्त मोक्षण करो तो ये तुरंत सिम्टम या लक्षण कम हो सकता है। लेकिन वो उन्होंने पसंद किया कि वो डोंबिवली वापस आ गए। यहाँ आने के बाद मैंने उसे दोनों शंख प्रदेशी जलाव का लगाए, तो उसका जो डायग्नोसिस, उसको डायबिटीज़ था, तो ये उसका जो हेमरेज हुआ था, रेटाइनल हेमरेज, उसके लिए मॉडर्न में वैसी कंफर्म ट्रीटमेंट है नहीं है।
तो मैंने उसे दोनों शंख प्रदेशी जलौका लगाए, और वो लगाने के बाद मेरे को याद है कि उस समय शायद वो दोपहर को 4 बजे का समय होगा। जलौका लगाने के बाद दूसरे दिन सुबह उसके सामने वो जो सब ब्लैक स्पॉट आँखों के सामने आ रहे थे वो बिल्कुल कम हो गए, और हमने ऐसे 2-4 बार रिपीट करके वो जलौकावचरण करने से नेत्रगत जो रक्तस्राव है, रेटाइनल हेमरेज, वो अच्छी तरह से कम हो गया। और ऐसे काफ़ी पेशेंट में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये रेटाइनल हेमरेज की जो समस्या है वो काफ़ी हद में हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया मॉडर्न की इसमें कहते हैं तीव्रतम शंख प्रदेशी शूल रहता है, वो एक लेडी मेरे पास आई थी, उसकी वेगाटॉमी किया था, ऑपरेटिव करते हैं आजकल। वो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया रहता है तो वेगस नर्व कट करते हैं, उसका जो सप्लाई रहता है वो करने के बावजूद भी कुछ महीने के बाद उनको तीव्रतम ऐसा शिरशूल शंख प्रदेशी होना शुरुआत हो गया। तो मुझे मेरे पास आने के बाद मैंने बताया कि अभी ये आप ऑपरेटिव करके आई हैं तो बाकी के सब रास्ते आपके बंद हैं, तो अभी मैं बताऊं ऐसा करना। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया ये जलौका यहाँ लगाएंगे तो रक्त मोक्षण करने के बाद ये आपका जो दर्द है, सर दर्द, वो कम हो सकता है। वो पहले घबरा रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ कम नहीं हो रही है, तो बाद में तैयार हो गई कन्विंस करने के बाद। और हमने शंख प्रदेशी 2 जलौका पहले दिन लगाने के बाद जैसे जैसे उन्होंने रक्त आचूषण करना शुरुआत किया वैसे उसका दर्द कम हो गया, और आफ्टर 48 आवर काफ़ी हद तक उनका सर दर्द कम हो गया। बाद में 2 बार 3 बार हमने जलौकावचरण करने के बाद उनका जो ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का पेन था वो बिल्कुल कम हो गया। तो ऐसी प्रभावी चिकित्सा हम कर सकते हैं। और मैं ऐसे काफ़ी समय कहता हूँ कि जहाँ अन्य साइंस, अन्य शास्त्र रुकते हैं वहाँ आयुर्वेद चालू होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिव करने के बावजूद भी हम अच्छे परिणाम अपनी चिकित्सा से कर सकते हैं। अपने शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए और कृति करनी चाहिए, तो ये सब हम कर सकते हैं। ऐसे ही एक लेडी मेरे पास आई थी, औरत, कि उसका जो डायग्नोसिस था वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपको जानकारी है कि स्क्लेरोसिस में ये मस्तिष्कगत व्याधि है, उसमें अलग अलग प्रकार के स्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, उसमें भी सर दर्द होता है, और मॉडर्न में उसे कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो मेरे पास आई थी कि क्या करना है उसके लिए। तो मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे प्रकार की ट्रीटमेंट करती हैं, और अभ्यंतर चिकित्सा के साथ रक्त मोक्षण करने से ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो आपकी समस्या है उसमें हम काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम देख सकते हैं। तो मैंने उसे शंख प्रदेशी जलौकावचरण और अभ्यंतर चिकित्सा, बीच में विरेचन, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो रक्त धातु और पित्त की चिकित्सा है वो करना शुरुआत किया। और अभी इस घटना को कम से कम 4 साल हो गए, आज तक उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में सब ट्रीटमेंट हमने बंद करने के बाद भी उसका हर साल में न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के विषय में भी, अदरवाइज वो प्रोग्रेसिव डिसीज रहता है, वो अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें रक्त मोक्षण का जो रोल है वो काफ़ी परिणामकारक है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधि जो गंभीर समस्या लेकर सामने आते हैं उसमें रक्त मोक्षण से काफ़ी परिणाम देखने के लिए मिलता है। इंद्रलुप्त एक ऐसा व्याधि है कि जिसमें बाल झड़ते हैं और ऐसे धब्बे बालों में, सर में रहते हैं। तो वहाँ भी जलौकावचरण करने से, बाकी तो अभ्यंतर चिकित्सा हम करते ही है, कुछ लेप लगाते हैं, लेकिन ये जलौकावचरण करने के बाद इंद्रलुप्त में, और वैसे ही सदृश व्याधि जो है अपने आप क्षुद्र रोग में, जिसका वर्णन है अरुणशिका। मेरे पास एक रुग्ण था कि इतने उसके सर में अलग अलग प्रकार के व्रण निर्मित हुई थी और पस, तो हैरान हो गया था। 1 साल 1.5 साल से अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करने के बावजूद। तो मैंने उसे बताया कि आभ्यंतर चिकित्सा के साथ आपको ये जलौकावचरण यानी रक्त मोक्षण करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, क्या जलौका उसको मालूम ही नहीं था।
तो उसे मैंने जलौका दिखाकर यह ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद कम से कम 5-6 बार उसके सर में जलौका लगाएं। लेकिन बिल्कुल अभी इसको कम से कम 7-8 साल हो गए, एक भी सर में उसके व्रण नहीं है और अच्छी तरह से उसका उपशय हमने देखा है खाली जलौका के व्रण, क्योंकि उसमें भी रक्त धातु की दृष्टि का विचार हमें करना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधि, क्षुद्र रोग हो, रक्त प्रदोषज हो, पित्त प्रधान हो, ऐसे अलग प्रकार के व्याधि में हम अच्छी तरह से रक्तमोक्षण से चिकित्सा करते हैं। मुखदूषिका ऐसा एक व्याधि है। कभी कभी मुखदूषिका वैसे तो कॉमन है, लेकिन कभी कभी इतने गंभीर स्वरूप के व्रण रहते हैं तो उसमें भी मुखदूषिका में जलौका अवचरण करने के बाद वह रक्तदृष्टि कम होती है और उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। श्लीपद ऐसा एक व्याधि है जिसमें जलौका का काफ़ी अच्छा परिणाम मैंने देखा है। शनै शनै घनम शोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते, ऐसे अपने यहाँ सूत्र बताया है कि घन शोफ रहता है और काफ़ी गंभीर अलग अलग प्रकार के पेशेंट मैंने श्लीपद के देखे हैं। और श्लीपद वैसे अपने यहाँ याप्य या अनुपक्रम में ऐसे व्याधि बताया है, लेकिन वारंवार रक्तमोक्षण करने से काफ़ी पेशेंट में पूर्णतः उपशय भी मैंने देखा है। तो एक समय 5, 6, 7, 8 जितने लगा सकते उतने जलौका लगाने का। एक बार जलौका समझो 7-8 लगाएंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर 10 सीसी 12 सीसी रक्त आचूषण होता है। ये जलौका छूटने के बाद मैं ऐसे करता हूँ, उनको बाथरूम में खड़ा कर देते हैं और जितना भी रक्त बहना है वो बह देते हैं, क्योंकि जितना रक्तमोक्षण अच्छा होता है और जितनी बड़ी मात्रा में, उतना बाद में शोथ और उसकी घनता कम होती है। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट में रक्तमोक्षण एक बार 5, 6, 7, 8 जलौका लगाने का और जलौका छूटने के बाद भी जो खून आता है, अदरवाइज हम उसे पट्टबंधन करके वो बैंडेज करके खून रुकवाते हैं, लेकिन ऐसा खून बहे देने से काफ़ी अच्छा परिणाम और ये घन शोथ जो है वो कम होता है। बाद में उनमें आने वाला ज्वर है और अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं उसमें तो राहत तुरंत मिलती है, लेकिन शोथ कम होता है। और श्लीपद जिसे बताया जाता है कि वो आपको ज़िंदगी भर वही यानी याप्य व्याधि है, ऐसा नहीं। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके उत्तर यानी वृद्धावस्था में श्लीपद की कोई समस्या उसको बाकी नहीं रह गई। ऐसे काफ़ी पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में ट्रीट किए हैं। तो ऐसे श्लीपद जैसे गंभीर व्याधि में भी जलौका का उपयोग अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के समय या हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में, उस समय में वारंवार विध्रदी इतने अलग अलग ठिकान पे आते हैं तो त्रस्त हो जाते हैं। काफ़ी पेन किलर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते। ऐसे विध्रदी के पेशेंट में जलौकावचरण या सिरावेद करके रक्तमोक्षण करते हैं तो पित्त की जो उष्णता है, पित्त का उष्ण गुण और रक्त का वो कम होता है और उसके माध्यम से ये विध्रदी जैसा एक अलग प्रकार की समस्या जो रहती है वो उसमें त्वरित उपशय देखने के लिए हमें मिलता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट मेरे प्रैक्टिस में मैंने किए हैं। एक बार ऐसे हो गया कि एक टाटा कैंसर से हॉस्पिटल से एक पेशेंट निकली, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और काफ़ी गंभीर अवस्था थी। कीमो रेडिएशन होने के बावजूद उनको इतना पेन यानी शूल होता था कि उनसे एनेस्थेटिक जो ड्रग रहते हैं पेथिडीन और मार्फिन जैसे, ऐसे वो 2 इंजेक्शन हर रोज़ लेने के बाद 24 घंटा उनको राहत मिलती थी और बाद में फिर पेन स्टार्ट होता था। वो वैसे औरंगाबाद की रहने वाली वो महिला थी, लेकिन डोंबिवली में मेरे डिस्पेंसरी के बाजू में उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ 1-2 दिन रुकने के लिए आई थी और उन्होंने बताया कि मैं हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कुछ दिखाकर उसमें हम राहत मिल सकती है क्या, हम पूछेंगे। तो मेरे पास आए थे वो उस दिन पेथिडीन और मार्फिन का इंजेक्शन लेने के लिए कि ये 24 घंटा या 48 घंटा उससे पेन कम होता है तो आप दे सकते हैं क्या। तो मैंने उनसे बताया कि इंजेक्शन तो मैं नहीं दे दूंगा, लेकिन आपका पेन कम करने का प्रयास तो हम जरूर करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे जलौकावचरण करेंगे तो उससे उसको पेन कम हो जाएगा और काफ़ी अच्छा राहत मिल सकती है।
तो हमने उस समय रात को, मेरे को याद है 8 साढ़े 8 बजे का समय हो गया होगा, मैंने उसे 2 जलों का स्तन के ऊपर लगाने के बाद जैसे जैसे रक्त आचूषण करना जलौका ने शुरुआत किया तो धीरे 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 उनका पेन कम हो गया। और जो पेथिडिन मार्फिन देने के बाद 24 घंटा यानी 1 दिन तक ही पेन कम होता था, ये 2 जलौका के बाद 48 घंटा यानी 2 दिन तक उनका पेन नहीं रहा। फिर मैंने 48 घंटे के बाद 2 जलौका लगाया, फिर 2 दिन, ऐसे करके। लेकिन ये जो केमोथेरेपिक एजेंट्स जो रहते हैं, यानी जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं केमो के लिए और बाद में रेडिएशन, इसकी टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता इतनी रहती है कि ये जिस दिन मैंने पहले दिन 2 जलौका, चौथे दिन 2 जलौका लगाने के बाद वो जलौका बिल्कुल मर गई। यानी इतनी टॉक्सिक इफेक्ट शरीर में रहते हैं और ऐसी दवा अपने पेशेंट हजारों की तादाद में लेते रहते हैं। तो हमारी दृष्टि से ऐसा चिकित्सा करेंगे हम, रक्तमोक्षण है, विरेचन है, बस्ती है, तो ऐसे गंभीर व्याधि में भी हम उसमें कुछ हद तक उपशय दे सकते हैं। और जो पेथिडिन मार्फिन काम नहीं करता था, वो जलौकावचरण से 48 घंटा तक उसको शूल नहीं होता था, ये सबसे विशेषता है। तो इसलिए मैंने पहले जो स्टेटमेंट किया वैसे कि काफ़ी हद तक अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम ऐसे गंभीर अवस्था में रुग्णों को अच्छी तरह से राहत दे सकते हैं, और उसका अनुभव हमने लिया है। हमारे एक गायनेकोलॉजिस्ट है, काफ़ी सीनियर और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस और इथिकल प्रैक्टिस है। उनके पास एक लड़की आती थी, आफ्टर डिलीवरी उसको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से एब्सेस हो गया, तो उनके दृष्टि से उनको ऑपरेट करना चाहिए। तो उन्होंने बताने के बाद एक बार ऑपरेट हो गया, 3 महीने के बाद फिर से एब्सेस हो गया, फिर ऑपरेट किया, फिर से वो एब्सेस डेवलप हो गया। तो वो लेडी बोली, वो डॉक्टर साहब अभी क्या करना है? तो उन्होंने बताया वो 2 बार ऑपरेट किया, अभी मैं ऑपरेट नहीं करूँगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ये दर्द हो रहा है, सूजन है और ये सब पस निकल रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक मैं आपको सुझाव देता हूँ, आप करना है या नहीं आपके मन के ऊपर है। तो उन्होंने बताया कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा करो, मैं एक अपने यहाँ के वैद्यों का नाम बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। तो मेरे पास आने के बाद मैंने उसे देखकर उसे एक 4 दिन का दवा दे दिया, क्योंकि उसका जो स्वरूप देखने के बाद वो ये भारतीय शास्त्र के ऊपर उनका कुछ विश्वास होगा ऐसे मेरे को नहीं लगा। इसलिए मैंने 4 दिन का दवा दे के उनको वापस भेज दिया। लेकिन वो 4 दिन की दवा से उन्हें एक 30% राहत मिल गई। तो चौथे दिन आने के बाद वो बोली कि नहीं ठीक है, अच्छा है, ज़रा ठीक लग रहा है। तो मैंने बताया कि अभी हम यहाँ जलौका लगाएंगे। तो जलौका क्या होती है, क्या करते हैं, वो सब समझाने के बाद मैंने उसे जलौका आचरण किया। 3-4 बार करने के बाद वो सब एब्सेस कम हो गए और बाद में उसे फिर से ऑपरेटिव में करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो पूर्णतः उस व्याधि से मुक्त हो गए। ऐसे आफ्टर डिलीवरी काफ़ी महिलाओं में ये कभी कभी निपल छोटा रहता है, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होने के वजह से स्तनपान नहीं करते हैं, तो ऐसे अवस्था में ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है, स्तन विद्रधि होती है। तो ऐसे स्तन विद्रधि के काफ़ी पेशेंट में जलौकावचरण करने से काफ़ी अच्छा परिणाम होता है। ऑपरेटिव ज़्यादा समय हम कर नहीं सकते हैं। तो ये जलौकावचरण एक प्रभावी ऐसी चिकित्सा है और उसका अच्छा परिणाम हम प्रैक्टिस में लेते हैं। और एक पेशेंट ट्रीट होने के बाद वो अपने जैसे अनेक पेशेंट को लेके आता है। प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान में रखो कि अपने डिस्पेंसरी के बाहर काफ़ी बड़ा बोर्ड लगाने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती है। अपना नाम, डिग्री खाली रखो, अपनी एडवर्टाइज करने वाला अपना पेशेंट रहता है। तो एक ब्रेस्ट एब्सेस की पेशेंट ठीक हो गई तो वो अपने साथ 2-4-5 पेशेंट लेके आते हैं। एक स्क्लेरोसिस के पेशेंट ठीक हो गई तो वो अपने पास अलग अलग प्रकार के पेशेंट लेके आते हैं। तो ये ऐसे गंभीर अवस्था में भी अपनी चिकित्सा काफ़ी फायदेमंद होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। एक बार एक महिला मेरे पास आई थी जिसके फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं और उसका निदान जो मॉडर्न का था, उसका डायबिटिक गैंग्रीन हो गए थे। घुटने से नीचे तक पूरे पाँव ब्लैक कलर के यानी काले रंग के हुए थे, उसमें से स्राव आ रहा था
और ऑर्थोपेडिक और डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद उन्होंने कहा था कि आपके दोनों पाँव एम्प्यूट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने एम्प्यूट करने के बाद वो सोचा कि यार अलग कुछ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने वो किसी ने नाम बताया, मेरे पास आ गए थे। तो मैंने वो देखने के बाद मैंने बताया कि चिकित्सा तो हम करेंगे, अभी एम्प्यूट हो गए नहीं हो गए ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने उसे 3-4 बार 5 बार जलोकावचरण किया, तो ये सब ब्लैकिश कम हो गए, गैंग्रीनस जो डेवलपमेंट थी वो कम हो गई, उसको सेंसेशन आ गया। और बाद में हमने 2 महीने के बाद जब भी ऑर्थोपेडिक का ओपिनियन लिया तो उन्होंने बताया आपके पाँव अभी एम्प्यूट करने की आवश्यकता नहीं। वो बाद में महिला 6-8 महीने के बाद चलना घूमना उसके सब व्यवहार वो खुद करती थी और काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको एक जैसे कहें कि राहत मिली थी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गैंग्रीन के पेशेंट में भी जलोकावचरण का काफ़ी उपयोग मैंने देखा है। एक मेरे पास लड़का आया था फैक्ट्री में काम करने वाला, उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है उसके आगे की 2 पर्व है वहाँ गैंग्रीन हुआ था ब्लैक कलर के, उनको भी एम्पुटेशन का सलाह दिया था, काफ़ी पेन होता था। तो मेरे पास आ गया तो मैंने बताया कि ठीक है हम प्रयास करेंगे, क्या करना है एम्प्यूट करना, ये लास्ट का सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने उसे जलोकावचरण करने के बाद वो एक ही जलोकावचरण में उसका ब्लैकिश जो डेवलपमेंट और गैंग्रीनस जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। और बाद में 3-4 बार मैंने जलोका लगाया, लेकिन वो जो डायबिटिक गैंग्रीन का जो और एम्प्यूट करने का जो एक मुसीबत उसके सामने खड़ी थी उससे पूर्णतः राहत हो गई। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स ये रक्तमोक्षण की चिकित्सा हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले जो वर्णन बताया था विसर्प चिकित्सा में कि एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणम विशेषतः, ऐसी एक रक्तमोक्षण प्रभावी चिकित्सा है। और उसमें सिरावेद, जलौका, आलाबू, घटिका ऐसे अलग अलग प्रकार के साधन हम उपलब्ध और उसके प्रयोग करते हैं। आज खाली जलौकावचरण कैसे उपयुक्त होता है ऐसा सब बताने का मैंने प्रयास किया है। और भी कुछ उसके अनुभव मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा और समय तय हुआ रहता है, तो उसके अनुसार आज रक्तमोक्षण में जलोकावचरण का प्रभावी उपचार हम कैसे अनुभव किया है उसका मार्गदर्शन मैंने करने का प्रयास किया है। शायद आप सभी को ये उपयुक्त होगा। आपके प्रैक्टिस में भी जलोकावचरण करना शुरू करो और अच्छा एक नाम आपका बन जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि जो है वो मैंने बताया वैसे कि आपके प्रसिद्धि का माध्यम रुग्ण रहता है। तो ये रुग्ण देवो भव ऐसे आप करेंगे तो ये अलग प्रकार के आपको प्रसिद्धि मिलती है और आपका नाम जिसे कहते हैं, हमारे नाना जोशी कहते थे कि ये शोधन चिकित्सा से शो और धन दोनों मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है, धन भी मिलता है और पेशेंट को शोधन करने के बाद उसको राहत मिलती है। तो ऐसे प्रभावी उपचार आप अपने प्रैक्टिस में करो तो अच्छा रहेगा। और आप सभी को विनम्रतापूर्वक नमस्कार, धन्यवाद।